और ओके। वो जो मैंने वो जो रिकॉर्डिंग दी ऑप्शन थी थी ना वो, उसपे। हाँ वो रिकॉर्डिंग दी थी वो देख लिया था। नहीं नहीं, वो नहीं देख पाया हूँ सर, लेकिन उस पर काम मैंने रात को काम किया था। कल जब यहाँ से गया था तो मैं ओके ऑफ हो गया ओके, था, रात उसके को बाद कर नहीं लिया देखा। था। ठीक है। जी और सर। वो जो आपने, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नहीं, इसी पे काम किया होगा ना, टेस्ट वाले पे। जी सर। ये आपने फोटो लगाई अपनी लोगों की जगह? जी जी सर, वो ट्राई कर रहा था। ठीक। चलो कोई नहीं, अच्छा है। तो मेरे में सिर्फ एलिमेंटर दिखाता है, वो काम करने वाला जो एलिमेंटर वो आपने कल एक्चुअली क्या दूसरा है ना, वाला। वो एलिमेंटर इसलिए दिखाता है क्योंकि आपने जो थीम लगाई है ना, वो, जी सर। ये जो थीम है एस्ट्रा करके थीम है, तो हर एक थीम अपने किसी ना किसी बिल्डर के साथ बनी होती है, या तो या फिर वो सिंपल थीम होती है। जी सर। ठीक है, तो ये जो बहुत ही रेयर, जैसे वो महंगी वाली जो थीम आती है ना, वो बिल्डर के साथ आती है जिसमें फ्रंट एंड में एडिट कर सकते हो। तो ये वाली जो थीम है, इसके अंदर आप फ्रंट जी एंड में एडिट कर सकते हो। हर एक थीम के अंदर ये फीचर नहीं दिए होते हैं। और साथ में जो ये पेड नहीं है, तो बिना पेड हुए जो इसके अंदर फीचर दिख रहे हैं, मतलब जैसे जी आप एलिमेंटर है, एलिमेंटर के भी सारे फीचर्स आप यूज नहीं कर पा रहे होगे, जी सर। जी, है प्रो ना। वर्जन है, उसका हाँ, नहीं है प्रो सर। वर्जन है, इस वजह से वो यूज नहीं कर पा रहे होगे। तो जी सर। यहाँ पर क्या है कि अगर जो दूसरे वाली जो मैंने प्लगइन बताई है, उसके उस पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थीम चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कल किया था सर, डीबी पर अच्छा। भी किया था। ओके। उस पर भी एलिमेंटर भी दिख रहा था, दूसरा भी दिख रहा था, और दूसरा वाला हाँ। जब क्लिक कर रहा था उस पे नहीं हो रहा था, सिर्फ एलिमेंटर ही चल रहा था। ओके, वो दो प्लगइन एक साथ नहीं चल रहे होंगे ना, कंपेटिबल नहीं होता कई बार। हाँ। तो उसके और लिए सर या तो, ये जैसे, बोलिए। सर जैसे न्यू स्क्रैच से बनाना है तो वो मैं पता नहीं चला। वो स्क्रैच से बनाना है बिल्कुल, तो कुछ नहीं करना है, ये सारा हाँ। हटाना है। ये आपने जैसे वेबसाइट बनाई है, ये कंटेंट लिखने में और ये सारा बनाने में कितना टाइम लग गया आपको? मुझे लगभग 8 बजे से शुरू किया था, 1 बजे खत्म हो गया था सर। तो, मतलब दिन में या रात में? रात में। अच्छा। ठीक है। तो 8 बजे शुरू करा तो 2 घंटे में आपने ये सारे मतलब 4-5 पेज बना दिए? जी सर। तो कंटेंट लिखा कैसे है, या कॉपी पेस्ट करा कहीं से? नहीं सर, लिखा उसी से लिख डाला। अच्छा, खुद से ही लिखा है? मतलब ये कंटेंट खुद से किसने, लिखा है सर। हाँ खुद से लिखा है, सारा ओरिजिनल है? सारा ओरिजिनल है सर। ओके। और ये इमेजेस आपने कैनवा से लिए हैं शायद? कोई गूगल से भी लिया था, और इसका भी गैलरी है, कुछ उससे उठाया था, कुछ कहीं से उठाया था। अच्छा। और पहले क्या है, तो पहले। तो इसको रीसेट करना है ना, तो रीसेट करना बता देता हूँ मैं, रीसेट करना कैसे होता है। तो उसके जी लिए सर। जैसे यहाँ जाना है डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के अंदर आपको एक प्लगइन यूज करनी होगी जिसका नाम होता है रीसेट प्लगइन। जी। ठीक है। तो ये प्लगइन में गए, ऐड न्यू, और यहाँ सर्च करना है हमने रीसेट। वैसे तो WP रीसेट भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम रीसेट ही डाल रहे हैं, अपने आप समझ जाएगा वो। ये आ गया WP रीसेट करके। तो पहले प्लगइन है, ये देखना है कि हमेशा कभी कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करो तो यहाँ पर देखना है कंपेटेबल होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अगर ये जी कंपेटेबल सर। नहीं होगी तो क्या होगा, इस प्लगइन की वजह से आपकी वेबसाइट खुलनी बंद हो जाएगी। ठीक है। तो हमेशा कंपेटेबल ठीक है। प्लगइन ही इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। अब हो जाने देते हैं एक्टिवेट, और उसके बाद देखते हैं ये इसका कहाँ पे अपीयर होगी। क्योंकि जो प्लगइन्स है जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, या तो वो बाहर ही बाहर आ जाती है, या फिर किसी फीचर के अंदर डिस्प्ले करती है। ओके सर। तो ये वहां पर हमें बता रहा है कि थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग WP रीसेट प्लगइन, ओपन टूल्स और WP रीसेट, मतलब टूल्स के अंदर है, इसने बता ही दिया कि कहाँ पे होगा।
ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ठीक टूल्स है। है, टूल्स के अंदर WP रीसेट आ गया है, इसे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ को स्क्रॉल कर लेते ही अपने फीचर बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें रहेगी और क्या क्या चीज़ें रीसेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे रीएक्टिवेट, राम आपकी तरफ से साउंड आ रहा है क्या? हाँ सर, हो सकता है। ओके, तो आप अपना एक बार माइक है ना, जब बोलना हो तो आप ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको म्यूट कर दो, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में भी वैसे आएगा। जी सर। ठीक है ना। तो रीएक्टिवेट कर, इस थीम को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रीएक्टिवेट जो आपका प्लगइन है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना है। और जो एक्टिवेट जो प्लगइन है हम उसको रीएक्टिवेट करें या ना करें वो उसके ऊपर है, ये हम हटा देते हैं, इस वाले को करने की जरूरत नहीं है। और थीम को दोबारा रीएक्टिवेट करना नहीं, क्योंकि हमने तो वो डालनी है कौन सी, दूसरी वाली डीवी थीम। ठीक है। और यहाँ करना है हमें रीसेट के बटन पर क्लिक, RESET, रीसेट लिखना है और क्लिक कर देना है। एक बार फिर से वो पूछेगा आर यू श्योर, क्योंकि सारा डेटा उड़ जाएगा जो भी हमने लिख करा है। ये कर दिया हमने रीसेट, तो ये बिल्कुल खाली हो गया, जैसे वो ब्लैंक जब हम इंस्टॉल करते हैं ना वर्डप्रेस, ओके बिल्कुल उस सर। पोजीशन पे आ जाएगा। ओके सर। अब यहाँ हम वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कैसी दिख रही है। जस्ट अनदर वेबसाइट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक था है जब सर। हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था। अब ये उसी जी कंडीशन में आ सर। गया। तो अब हम इसके अंदर पहले प्लगइन इंस्टॉल, आपका प्लगइन नहीं सॉरी थीम इंस्टॉल करते हैं। तो थीम इंस्टॉल जी सर। करने के लिए जाना है हमें अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में थीम्स, ये आपने ऑलरेडी ठीक है। इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है। और ऐड न्यू पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है थीम। ये आ गया मार्केट प्लेस जहाँ पर थीम्स हैं, और भी थीम्स आप जी ट्राई सर। कर सकते हो, लेकिन हमें अब करना है अपलोड, क्योंकि हमारे पास रो फाइल्स हैं। ब्राउज, ब्राउज के बाद हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से लोकेशन पर हमारी फाइल है। डीवी फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डीवी की जिप फाइल है। जिप फाइल अपलोड हो जाती है डायरेक्टली, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जिप फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है हमने। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया। अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, ये कि ये फाइलें मेरे सिस्टम से आपके होस्टिंग वाले सर्वर पे जा रही हैं, और उसके बाद वो इंस्टॉल होगी। ऑलरेडी इंस्टॉल था सर ये सब, ये नहीं, वो वो थीम तो। रीसेट कर दिया था ना। अच्छा। रीसेट करने के बाद सारा उड़ जाता है। अच्छा ठीक है सर। सर ये उसी पे बनाया है जिसमें मैंने बनाया था या अलग है? तो ये थोड़ा अलग है, तो मैं आपके वाले में भी डीवी डाल दूंगा। तो आप डीवी थोड़ी सी एडवांस है। और इसके अंदर कल की क्लास का एक रिकॉर्डिंग मैं इसमें भी दे देता हूँ, आपको भी सेंड कर दूंगा, बट मैं उसका मैं भी भेज ही देता हूँ। इसके अंदर मैंने डीवी के अंदर कैसे काम करते हैं वो सिखाया है। तो ये थोड़ी एडवांस थीम है, इसमें अच्छी वाली थीम बन जाती है। आपका फ्री थी मैं लेआउट ये? नहीं, फ्री नहीं है, पेड है, बट मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये जो है इसने खरीदी है क्या? ये देखो, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, पुराना वर्जन था, मैंने अपडेट भी कर दिया। जी सर। और वीडियो में आपको पीडी में आपको सेंड कर रहा हूँ, कल की क्लास का वीडियो है, मैंने आपको कल लिंक शेयर कर दिया। ठीक, तो आपको इस पे कैसे काम करना है वो भी सिखा दूंगा, कुछ मैं अभी बता ही रहा हूँ। ये हो गया सक्सेसफुली अपडेटेड। एक्टिवेट करना है हमने थीम को। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो नई थीम आ जाएगी, नया लेआउट हो जाएगा। और ये अभी लेटेस्ट वर्जन है डीवी का। और ये हमने कर दिया। फ्रंट एंड देखते हैं, इस तरीके से आ गया, जो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस पेज पर। ठीक है।
तो मैं ठीक है बेसिक, सर। हाँ तो मैं बेसिक है, अब रिपीट करके बता देता हूँ क्योंकि प्रीति है बिल्कुल उसने ये डीवी थीम में कभी काम नहीं किया। ओके सर। तो ये बाय डिफॉल्ट जो पेज खुलता है वो इस तरीके का खुलता है, रीसेट करने के बाद नई थीम आती है और इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे ही खुलता है। यहाँ देख रहे हो ये हेलो वर्ल्ड है, ये क्या पोस्ट है। अब वर्डप्रेस हमेशा अलग अलग पार्टीशन में बना होता है, जैसे कि ऊपर का जो जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे लोगो है, नेविगेशन है, ये आपका हेडर है। ठीक है, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है ये वाला, ये पोर्शन को बोलते हैं मेन बॉडी। और साइड के अंदर साइड बार है। और सर पीछे या से शोर एक बहुत मिनट, आ रहा है। शोर बहुत आ रहा है, मैं एक मिनट, आप आपके वाले से आ रहा होगा तो आप एक बार म्यूट कर लो, जब बोलना हो ना तो आप ऑन कर लेना। मेरे वाले से नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं राम को हाँ, कह रहा हूँ, ओके ओके। जिसके भी आ रहा है वो समझ जाओ। ठीक है, तो जहां से आ रहा है ना, तो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी फिर आपको वैसे ही समझने में और दिक्कत होगी। अभी भी सुनने में दिक्कत हो रही है। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, जब कुछ पूछना हो तो ऑन कर लो। ठीक है, तो यहाँ जो टॉप वाला पोर्शन है जहाँ आपको डीबी दिख रहा है, ये लोगो है। देन यहाँ पे सैंपल पेज और अनकेटेगराइज और ये आपका सर्च का आइकन दिख रहा है। ये आपका हेडर सेक्शन है पूरा का पूरा यहाँ। ठीक है, इसे बोलते हैं टॉप हेडर। और ये साइड के अंदर जो सर्च का बटन आ रहा है, देन ये रिसेंट पोस्ट, हेलो वर्ल्ड, रिसेंट कमेंट और ये सारी चीजें हैं, ये साइड बार है। बीच के अंदर जो ये हेलो वर्ल्ड करके पोस्ट आ रही है, ये आपका मेन बॉडी पार्ट है। और नीचे ये जो ब्लैक के अंदर दिख रहा है, ये फुटर है। तो एक फाइल डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये कंबाइंडली हमें एज ए पेज दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एज ए पेज है नहीं, वो फाइलें अलग अलग बनी हुई हैं। और कंटेंट रिप्लेस होता है, बस चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो अब हम काम कर लेते हैं, जैसे लोगो चेंज करना है और हमें पहले लोगो ही चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आ गए हम अपने डैशबोर्ड के अंदर। ये डीवी करके ऑप्शन आ जाएगा, जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रीति आपके वाले में मैंने इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। थीम ऑप्शन में गए, थीम ऑप्शन के अंदर आते ही जनरल सेटिंग के अंदर आपको लोगो दिख जाएगा। लोगो के सामने रीसेट का और अपलोड करने का बटन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने लोगो को। यहाँ लोगो हमें देखना पड़ेगा कहाँ रखा है, कौन सा लोगो रखा है। कोई भी लोगो उठा लेते हैं, यहाँ पर क्लाइंट लोगो के अंदर बहुत सारे लोगो लगे हुए हैं। हमने एक लोगो उठा लिया। लोगो का हमेशा साइज है ना वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो जगह है वो लैंडस्केप में है। ठीक है, अब इस के अंदर हमारा जो लोगो होना चाहिए वो इस तरीके का ही होना चाहिए, जिसके अंदर विड्थ ज्यादा हो, हाइट कम हो। ठीक है, तो लोगो डिजाइन करते टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। और प्रोफेशनल हेल्प लो, अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो लोगो किसी से बनवाओ। ठीक है, और जो बना रहा है उसको ये बता दो कि आपको एक ब्लैक में चाहिए, एक वाइट में चाहिए, देन एक ट्रांसपेरेंट उसमें चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको अलग अलग जगह पे ये लोगो यूज करने होंगे, यूटिलाइज करने होंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी जब आप कंटेंट बनाओगे कि डिफरेंट लेआउट के ऊपर आपका लोगो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो लोगो तीन उसमें ले लेना है। तो ट्रांसपेरेंट लेना है बिल्कुल, जिसके अंदर बैकग्राउंड बिल्कुल ना हो। एक लेना है व्हाइट के अंदर, एक लेना है ब्लैक के अंदर। जो डीबी लिखा हुआ है वो व्हाइट में हो या फिर ब्लैक में हो। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, हमने लोगो चेंज कर लिया है, यहाँ पे लोगो आ गया होगा, आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर काम करना। स्टार्टिंग के अंदर जैसे भी कोई भी पेज बनाते जाएंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। उसका रीजन ये है कि ये बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि आपने कोई भी पेज क्रिएट करा है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। मतलब वो पेजेस यहाँ पे नेविगेशन में अपने आप वो दिखाने लगेगा। बट जैसे यहाँ पर दिखा रहा है वो अनकैटेगराइज्ड सिंपल पेज, तो अनकैटेगराइज का मतलब तो कैटेगराइज है ही नहीं, मतलब कोई कैटेगरी नहीं डाली किसी पेज में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब अननेसेसरी की चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, अपने आप उठा के दिखा रहा है। हम नहीं चाहते अपने यूजर को ये सारी फालतू की चीजें यहाँ पर लिख दिखाएं, हम अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन कंट्रोल करने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा फिर से वापस अपने डैशबोर्ड में।
और यहाँ आपको देखना है अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, दूसरी थीम में भी ऐसे ही काम करता है और इस थीम में भी ऐसे ही काम करता है, ये बाय डिफॉल्ट फीचर है। तो यहाँ हमें मेन्यू को एक नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए है कि आपको पता रहे कि हमने कहाँ यूज किया है। मैं हमेशा मेन मेन्यू रखता हूँ, आप टॉप नेविगेशन कुछ भी रखना चाहो जिससे आपको याद रहे। अब ये इसकी पोजीशन कहाँ पे डिस्प्ले होगा वो बताना है। तो यहाँ पर हमने बताया है प्राइमरी, सेकेंडरी और फुटर, तीन लोकेशंस हैं। फुटर में मतलब जो सबसे बॉटम के अंदर लिंक दिखाना चाहते हो, जो भी लिंक यहाँ पे डालोगे वो बॉटम में दिखेंगे, लेकिन हमें अभी चाहिए कहाँ पे, प्राइमरी लोकेशन में, राइट। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे कर दिया क्रिएट मेन्यू। अभी तक कोई मेन्यू यहाँ पे क्रिएटेड नहीं थी, इसलिए जो भी पेज वहां पे बन रहे थे वो अपने आप उठा रहा था। अब क्या है कि हमें बताना पड़ेगा वर्डप्रेस को कौन से पेज वहां पे दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब प्राइमरी मेन्यू हमने बना दी है। अब यहाँ जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, ये सारे लिंक हट जाएंगे, फालतू के जो लिंक है ना, दिखा नहीं रहा, दूसरे वाले पे दिखाएगा शायद। तो अब हम यहाँ अपने हिसाब से पेजेस बनाना शुरू कर देते हैं, कोई नया पेज बनाते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को तो हटा देते हैं, ये पोस्ट है। ये पोस्ट है। पेज और पोस्ट में दो फर्क होते हैं, देखो। एक पेज होता है जो से सिंपल पेज, और ये पोस्ट है, दोनों में फर्क देख लो क्या होता है। पोस्ट के अंदर आपके नीचे किसने पोस्ट किया है वो, प्लस डेट आ रही है और उसकी कैटेगरी आ रही है, और साथ में कितने कमेंट्स आए हैं वो आ रहा है, नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पेज में आते हैं तो पेज में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कंटेंट होता है। तो ये फर्क होता है सिंपल, बाकी पोस्ट करने का तरीका सेम है। तो पुरानी, पहले तो ये सैंपल पोस्ट और ये सारी चीजें डिलीट मार देते हैं। पोस्ट में गए, ये हेलो वर्ल्ड है, इसे सेलेक्ट किया और मूव टू ट्रेस कर दिया, हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं हम। वैसे भी इन्हें डिलीट करना ही होता है। पेजेस में गए, भी कोई सैंपल पेज और कुछ भी बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी बना हुआ है ये ड्राफ्ट में है, हटा देते हैं। और ये बल्क एक्शन यूज कर सकते हो इकट्ठा, अगर कई सारी चीजें करनी हो, सेम एक्शन लेना हो, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट ऑल कर दिया और यहाँ पे मूव टू ट्रेस कर दिया। अप्लाई करते ही वो सारा के सारा ट्रेस में चला जाएगा, ठीक है। तो एक एक करने की, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और कई बार बाई चांस अगर ट्रेस में चला जाए गलती से, तो अपने ट्रेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रिस्टोर का बटन कर सकते हो, ये रिस्टोर हो जाएगा, वापस चला जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आपने डिलीट करा तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, परमानेंट डिलीट होगा ये। तो हम कर देते हैं, हमें चाहिए भी नहीं। ऐसे ही हम पोस्ट के अंदर भी उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे ये सब खाली है। तो हमने अपना पेज क्रिएट करना है, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेज। अब ये जो एडिटर खुल रहा है ये बिल्कुल अब ये नया जो एडिटर है इसको गुटमबर्ग करके वो एडिटर बोलते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ये पुराना वाला बहुत इजी था। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वाला डाल लेते हैं जो पुराना था, क्लासिक वाला। तो उसके लिए फिर से हमें प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करनी है। इसके लिए भी एक प्लगइन आ गई है, और ये वर्डप्रेस की खुद कंट्रीब्यूटर ने किसी ने ये प्लगइन बनाई है कि पुराने वाले को वापस कर दो। ये टाइनी माइस करके प्लगइन थी, इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल थी ये। अब क्या है कि हमारा जो एडिटर है वो डिफरेंट दिखेगा, जो अभी दिख रहा था अजीब सा, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। ऐड पेजेस, अभी जैसे नॉर्मल खुलता है वर्डप्रेस वैसा आ गया जो पहले खुलता था, ठीक है। अब हमें देना है एक पेज को नाम, तो हम एक होम पेज बनाएंगे सबसे पहले, होम।
देन इसे कर देना है पब्लिश। सबसे पहले पब्लिश करना है इसे, ठीक है। क्योंकि हमने इस एडिटर पे काम नहीं करना, हमने डीवी थीम के साथ एक इन बिल्ड एडिटर आता है जिसका नाम है डीवी बिल्डर। जैसे आपने एलिमेंटर पे काम करा है, किसी और बिल्डर पे काम करोगे तो सारे एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये पेड है, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो व्यू किया पेज को, और फ्रंट एंड पर आ गए हम, ये फ्रंट है। और इनेबल करना है इसे। जैसे हम इनेबल विजुअल बिल्डर करेंगे, विजुअल बिल्डर का मतलब होता है जो जो चीज आप देख रहे हो उसी के हिसाब से वैसे ही बनेगी, वैसे ही आपकी वेबसाइट बन के तैयार होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में बोलता है टेक ए टूर, तो टूर भी ले सकते हो कि एक एक चीज वो आपको बताएगा कि लोड न्यू लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इस पे जाओगे तो ये आपकी लाइब्रेरी खुल जाएगी, ठीक है। स्किप कर देते हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो यूज दिस लेआउट, आप लेआउट जो हैं ऑलरेडी बने हुए उन लेआउट को यूज कर सकते हो, और इस तरीके से वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं क्रॉस, हो गया लोड। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट उनका जो सैंपल पेज है वो यहाँ इस तरीके से लेआउट रेडी हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो हम जाते हैं, क्लिक करेंगे, सारे सेक्शन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ कर दिया हमने, दोबारा से इनेबल करते हैं। वो सिर्फ दिखा रहा था। अब ये तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं, क्रैच, लेआउट और क्लोन एग्जिस्टिंग। अगर हमने कोई पेज ऑलरेडी बना रखा है और सेम लेआउट हमें दूसरे पेज पर भी चाहिए, तो हम उस पेज को सेलेक्ट करके उसे क्लोन कर सकते हैं, और उसका नाम दूसरा रख सकते हैं, और बाकी कंटेंट रिप्लेस करो, इजीली वो सब कुछ बन जाता है, दोबारा से सारी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा फीचर है ये। जब मैं इसका एपीआई आपको मिलेगा तब आप यूज कर पाओगे। एपीआई इसका काफी कॉस्टली है, तो मैंने अभी परचेज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए बहुत सारे लेआउट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये लेआउट डेमो देख लेते हैं। ये वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी, सेम लेआउट। अभी ये स्टूडेंट है ने अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, देखो बता देता हूँ। ये दोनों सेम ही लेआउट है, लोगो है, देन ऊपर ये सारी चीजें हैं, नाम, ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्राउज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर अभी नाम है नोरा स्किन केयर, सेम ही है, अभी कंटेंट में चेंज नहीं किया हुआ। इमेजेस चेंज करी, लुक लुक एंड फील चेंज हो गया, बटन का कलर चेंज है। तो ऐसे अपना कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये है कि तब यूज कर पाओगे इनके लेआउट्स को जब आप इसमें प्रीमियम ले लोगे, और प्रीमियम इसका काफी महंगा है, ठीक है। और अदरवाइज जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो यूज करना है हमने। दोबारा एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा था, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ये रहा। ये हम बिल्कुल जीरो से अपने हिसाब से डिजाइन लेआउट तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लू कलर का जो चीज है ये हमें हाईलाइट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं सेक्शन। मतलब एक बॉक्स है जिसको हम सेक्शन का नाम देते हैं, उसके अंदर हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। वो हमारी इस वाले प्लस के बटन से कॉलम्स आ जाएगी। जैसे रोज बना दिए हमने, कितने रोज चाहिए, और रोज के अंदर हमें कौन से एलिमेंट चाहिए वो आप यहाँ पर ब्लैक वाले बटन को क्लिक करके इनमें से कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। इसका मैंने वीडियो लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया प्रीति और राम,
आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, आपको भी मैंने शेयर किया हुआ है, ये कल की क्लास में था। ठीक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका, सबसे पहले वेबसाइट जब रेडी हो जाती है तो हमें अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है गूगल के अंदर, ताकि हमारी वेबसाइट वहां पर अपीयर हो। ये साउंड कहाँ से आ रहा है? तो गूगल में सबमिट करना होता है, और गूगल में सबमिट कैसे करना है और बाकी सारा प्रोसेस है, एनालिटिक कोड कैसे लगाना है, वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अभी इसको हमने कहीं भी सबमिट नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। अब इसके ऊपर हम कैसे काम करने वाले हैं, उसको वेबसाइट उसको कैसे गूगल में सबमिट करेंगे, वेबमास्टर टूल में कैसे डालेंगे, वो सारी चीजें हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ वेबमास्टर टूल और सर्च कंसोल होता क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग के डेज के अंदर क्या होता था कि वेबसाइट के अंदर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक्चुअली मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, पहले बोलने की कोशिश कर रहा था, हम्म, तो वही चेक किया। नहीं, ठीक है। ठीक। तो वही है कि जैसे वेबमास्टर्स होते थे जो वेबसाइट को हैंडल करते थे, वेबसाइट में क्या एरर आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी पोस्टें पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि गूगल के अंदर उनकी वेबसाइट के ऊपर 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, 1000 पेज हैं, लेकिन इंडेक्स जब वो चेक करते हैं तो उनकी वेबसाइटों के सिर्फ 3 या 4 या 10 या 20 पेजेस ही गूगल में दिखते हैं। बाकी के पेजेस दिखते नहीं थे, इंडेक्स ही नहीं होते थे। और वो जाके गूगल की सपोर्ट्स में जाके अपनी क्वेरीज डालते थे। गूगल उनको रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ग्लोबली इतनी बड़ी ऑडियंस को कैसे वो रिप्लाई करे एक एक को। और गूगल के पास इतना स्टाफ भी नहीं है कि जो हर किसी को रिस्पॉन्ड करने लगे, ना कोई कस्टमर सपोर्ट है ना कुछ है। तो उन्होंने एक टूल बनाया जिसका नाम था गूगल वेबमास्टर टूल। वो वेबमास्टर की हेल्प करने के लिए
हेलो। क्योंकि हाँ जी, बैटरी वो कुछ नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार। हाँ, बैटरी लो हो गया था। तो वो पता ही नहीं चला, बैटरी ऑन करने ही भूल जाता हूँ हर रोज। कोई बात। तो ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि वेबमास्टर क्या होता है, जैसे गूगल का जो वेबमास्टर टूल है, वो ये टूल इसीलिए डिजाइन करा था स्पेशली कि जितने भी ग्लोबल वेबसाइटों के वेबमास्टर्स हैं, वो वहां पर अपनी वेबसाइट को एक बार सबमिट कर दें, और जो क्रॉलर होता है क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट्स को, और अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी एरर दिखती है तो वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी, तो ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर है, कैसे परफॉर्म कर रही है वो सर्च इंजन में। तो ये सिंपल टूल था। अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको बोल दिया गया है वेब कंसोल। तो गूगल वेब कंसोल है। गूगल अपने टूल्स का नाम चेंज कर सर देता स्क्रीन शो नहीं हो रही है। है। एक मिनट, स्क्रीन शो कर देता हूँ। तो ये रहा आपका गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। सिंपल, यहाँ पर गूगल के कितने भी जो भी प्लेटफॉर्म हैं या टूल्स हैं, उनको यूज करने के लिए एक ही पासपोर्ट आईडी है जो आपका जीमेल है। आप उससे लॉगिन कर सकते हो। जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरे पास अभी सर्च कंसोल खुल गया। यहाँ पर मैंने कई सारी वेबसाइटें सबमिट की हुई हैं। ठीक है। तो मैं एक और वेबसाइट नहीं सबमिट करता हूँ यहाँ पर, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। जब आप आओगे तो वो इस तरीके से दिखेगा फर्स्ट टाइम के अंदर कि आपने अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है, तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप वेबसाइट के ओनर हो। तो यहाँ दो चीजें हैं। एक होती है टॉप लेवल, मतलब डोमेन आपने जहां से खरीदा है वहां से उसको वेरीफाई कर दो कि आप वेबसाइट को ऑन करते हो। और दूसरा तरीका होता है प्रीफिक्स, मतलब आप जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है जहां पे होस्ट की हुई है उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका होता है वो सेकंड वाला। ये जो फर्स्ट वाला जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनएस में जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, डोमेन नेम सर्वर्स में। तो आसान तरीका है ये, क्योंकि हमें एक बार वेरीफाई तो करना है कि हम ओनर हैं। और वेबसाइट अगर हम ऑन करते हैं तो हम यहाँ अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। साइट का नाम क्या है, यहाँ पर नोरा स्किन केस डॉट इन है। मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसे कर दिया कंटिन्यू। और कंटिन्यू जैसे किया तो अब ये वेरीफाई के ऑप्शन पर ले जाएगा मुझे। अब यहाँ दो तीन तरीके से वेरीफाई कर सकता हूँ मैं कि मैं वेबसाइट को ऑन करता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं इस फाइल को डाउनलोड करूँ और अपलोड कर दूं इसके, जहां पर ये इसकी इंडेक्स फाइल रखी हुई है होस्टिंग के अंदर। सिंपल अपलोड अपलोड करने का ऑप्शन है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट का वो खोलना पड़ेगा, टी पैनल। सिंगर से लिया हुआ ये अकाउंट, लॉगिन कर लेते हैं। ये सबसे व्हाट्सएप क्या होगा।
यही है, ठीक है, खुल गया। तो अब जैसे इस पास यहाँ पे जाना है हमने मैनेज में, होस्टिंग के अंदर, और होस्टिंग को मैनेज करने के बाद जाएंगे अपना फाइल मैनेजर के अंदर, beyonddecos.in है। तो डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे कि ये वाला डोमेन तो है नहीं, हमें noraskincare.in पर वेरीफाई करना है, तो हमने उसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। ये फाइल मैनेजर आ गई, और fabric.html वाले फोल्डर को ओपन करना है और अपलोड करनी है इस वाली फाइल को, जो हमें यहाँ से मिल रही है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और एक और आसान तरीका है HTML टैग। इस टैग को कॉपी करके हम अपनी वेबसाइट के उस पर डाल सकते हैं मेटा टैग्स में, हेडर वाले सेक्शन के अंदर, तो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हम पहले वाला ही ऑप्शन चूज कर लेते हैं। पहले डाउनलोड कर ली हमने फाइल, कर लिया, कहाँ हो रही है, डेस्कटॉप के अंदर केस स्टडी वाले फोल्डर के हम इनके अंदर, यहाँ पे इस जगह पे हमें अपलोड करना था public.html में। तो अपलोड करने का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, फोल्डर, और ये है अपलोड फाइल। क्लिक किया तो सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, और केस स्टडीज के अंदर हमने इस नाम से फाइल डाली थी, मेरी HTML फाइल है, इसे ओपन कर दिया और अपलोड, ये हो गया 100% अपलोड। अब इसे करना है वेरीफाई, क्लिक करना वेरीफाई पर। अब ये हमारी ओनरशिप वेरीफाई कर लेगा, ये हम इसके ओनर हैं। अब सीधा सीधा वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन डन, और गो टू दी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब यहाँ पर ये जो डेटा हमें शो करेगा वो बाद में करेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अपलोड किया है। अब ये क्रॉलिंग का जितना भी डेटा होगा वो आगे हमें धीरे धीरे शो करने लगेगा। यहाँ दिखा देता हूँ दूसरी वेबसाइटों के अंदर, जैसे जो ऑलरेडी पहले से है, के अंदर जो डेटा दिखाता है वो यहाँ दिखा देगा, HTTPS वाला दिखा दे रहा है। ये बताएगा कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आपकी आ रहे हैं सर्च से, गूगल से कितने क्लिक्स आ रहे हैं डेली के। और साथ में ये जो कवरेज है, कवरेज का मतलब ये पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के, जितने ग्रीन वाले मतलब इंडेक्स्ड हैं। और एरर जो मिलेगी वो यहाँ पे काउंट करके बताएगा कितनी एरर्स आई, मतलब कितने पेजेस पे एरर है, जिसकी वजह से उन्होंने, गूगल ने अपने डेटाबेस में आपके पेजेस को इंक्लूड नहीं किया। अगर वो एरर होगी तो वो एरर क्या होगी वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एरर वो बता रहा है, लेकिन अभी कोई एरर नहीं है तो मतलब बताएगा नहीं। परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में ये आपकी वेबसाइट की लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स में कितने क्लिक्स आए, कितने टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब होता है जितनी बार गूगल में टाइप करा कीवर्ड और आपकी वेबसाइट रिजल्ट पेज पर दिखी, अपीयर हुई, लेकिन क्लिक नहीं हुए उतने। 33,000 अगर मतलब कोई क्लिक कर रहा है, मतलब इम्प्रेस अपीयर हो रही है, उसके अंदर सिर्फ 255 लोगों ने क्लिक किए हैं। तो जो आपका आ गया मतलब क्लिक थ्रू रेट आ गया, CTR है, वो आपका 0.8% है, मतलब इतने लोग ही क्लिक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। ये तो आप क्लिक ऑर्गेनिक है या? ये ऑर्गेनिक है सिर्फ, अच्छा ये सर्च का ही बताएगा, बाकी नहीं बताएगा, अच्छा। क्योंकि मतलब क्लिक हुआ, आपने देखा है बस हाँ हाँ, तो ये अपीयर हुआ मतलब आप सर्च करो, सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट ओपन वहां पे दिख रही है, लेकिन हाँ, किसी ने क्लिक नहीं किया। तो अपीयर मतलब 33 पॉइंट, ये 3 मंथ्स का डेटा है, ठीक है। 33,000 हाँ हाँ पेशेंट्स हैं। हाँ, तो इम्प्रेशंस हैं, मतलब क्लिक्स हमारे पास 255 आए हैं, और 0.8% जो CTR रहा है, मतलब, और एवरेज पोजीशन वो 69 है, मतलब सर मेरा बीच में से लेफ्ट हो गया था, कहाँ पे लेफ्ट हो गया था? वो जब आप पासवर्ड डाल रहे थे। वो कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो लेफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे आपका CTR है और एवरेज जो पोजीशन है, एवरेज पोजीशन जितने भी कीवर्ड हैं सबकी पोजीशन की एवरेज बता रहा है वो। अब कुछ रिलेवेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो और कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनको आप नहीं चाहते, कि जिसको आपने टारगेट ही नहीं करा कभी, तो वो कीवर्ड्स भी आपके लेगा। तो कई सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिसको हमने कभी ट्राई भी नहीं किया होगा, जैसे ये रहा, ठीक है। तो उससे एवरेज
वो एवरेज दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, उनके अपीयरेंस जो टोटल एवरेज मतलब है ये बता पोजीशन। देते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। हाँ यूज हो रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, अपीयर हो रही है तो मतलब सर्च कर रहे हैं। तो हाँ, आप आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। अब जैसे यहाँ क्लियरली शो हो रहा है पीतमपुरा तो ऑलमोस्ट है, क्योंकि हमने टारगेट यही किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमें गुड़गांव के अंदर ज्यादा वो दिख रहे हैं, गुड़गांव वाला पेज के। और उसके अलावा जैसे इंस्टीट्यूट नियर मी, कोर्स नियर मी, इंस्टीट्यूट रोहिणी, रोहिणी वाले के भी हैं। अच्छा, सोनीपत भी लोग सर्च कर रहे हैं, एक सर्च किया है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि मतलब कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे। और किसी ने मतलब वेबसाइट पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वेबसाइट, वो सर्च करके भी एक क्लिक आया है हमारे पास। तो मतलब ये रिलेवेंट है, लेकिन हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ये वाला जो कस्टमर है वो हमारे हमारे साथ मतलब कोई इनरोल नहीं होने वाला। तो हमें ये भी देखना है उस कीवर्ड को रखना है नहीं रखना। तो हमारे हिसाब से वो कीवर्ड सही होना चाहिए। तो ये हमारा जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस का डेटा है वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्लस साइट का इंस्पेक्शन करना है। मान लो आपको पता है कि ये जो नया कोई पेज क्रिएट करा है, उस पेज को आपने टेस्ट करना है कि वो सही है भी या नहीं है। तो यहाँ आप उस यूआरएल को एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया। नहीं, मैं ऑलमोस्ट सारे पेज हो रखे हैं, री इंडेक्स हो जाएगा नहीं तो। ये अभी मैंने नई रिवैम्प करा है वेबसाइट को, पहले बंद पड़ी थी ये वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के अंदर मैं किसी पेज को चेक करना चाहता हूँ कि ठीक है या भी नहीं है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज है ये। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं ऐसे कर देता हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिट्राइव कर रहा है डेटा को और फैच करके बताएगा कि कैसा क्या कंडीशन है। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वैलिड है। ब्रेड क्रम्स होते हैं जो हम बीच में यूआरएल डालते हैं नेविगेशन के अलावा, वो ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है। कवरेज ठीक है, मतलब वेबसाइट ओपन हो रही है, कोई एरर नहीं मिली। साइट लिंक और सर्च बॉक्स बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं इसको री इंडेक्स करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, री इंडेक्स कर लो इसे, कि मैंने कंटेंट अभी रिसेंट में चेंज किया है। तो कोई नया पेज बनाओ तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो। ये टेस्ट कर लेता है लाइव आपके पेज यूआरएल को क्रॉल करके। तो ये एरर के चांसेस वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे बता दे कि कुछ एरर है, तो आपने यहीं फिक्स कर देना कि किस टाइप की एरर है। तो ये वेबमास्टर की हेल्प के लिए बनाया हुआ था ये टूल। ये टाइम लगेगा कुछ, और ये हो जाएगा सबमिट। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट एट द मतलब एंड ऑफ मतलब वेबसाइट जैसे बनने लगे तभी हाँ, इसको यूज करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, जैसे आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए तब। हाँ, क्योंकि एक एक काम कर मतलब एक पेज बन गया ऐसे ऐसे करके नहीं करना। उसका रीजन ये है कि जब वेबसाइट अगर आपने एक बार सबमिट कर दी, तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट दिखेगी। तो वो अपने हिसाब से प्रायोरिटी डाल देगा कि इस वेबसाइट पर मुझे जाना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है। हो सकता है वो इंडेक्स करे भी ना, गूगल में ना दिखे। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यूआरएल एडिट टू दी प्रायोरिटी क्रॉल, जो क्रॉल करने का क्यू है उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब क्रॉलर के पास जैसे टाइम फ्री होगा, वो अब विजिट करेगा वेबसाइट को और उसको इंडेक्स करेगा। क्रॉलर खाली तो बैठा नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर इतने पेजेस कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसके पास भी बहुत टास्क हैं। तो आपने यहाँ से सबमिट कर दिया, रिक्वेस्ट दे दी है। अब वो रिक्वेस्ट का जैसे नंबर आएगा वो अपना काम करेगा। ठीक है, ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कोई एरर है तो।
साथ के अंदर अब आ जाते हैं यहाँ पर साइट मैप पर। तो ये साइट मैप होती है, वेबसाइट का एक साइट मैप होता है कि कितने पेजेस कहाँ कहाँ डले हुए हैं। तो हमने यहाँ पे अब ऑलरेडी एक साइट मैप सबमिट किया हुआ है जिसके अंदर 15 यूआरएल्स हैं इस पेज के लिए। ये एक्चुअल में जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी ऐसी जगह जाओ, जैसे चिड़ियाघर जाओ, जू जाओ ना, तो वहां पर क्या हुआ, मैप लगा होता है कि कौन से सेक्शन में टाइगर मिलेगा, कौन से सेक्शन में क्या मिलेगा। तो सेम है, वेबसाइट के लिए भी एक साइट मैप रेडी होता है जिसको हम एक्सएमएल का साइट मैप बनाते हैं। और इसको बनाने कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा कि ये प्लगइन के थ्रू ऑटोमेटिकली बन जाता है, वर्डप्रेस में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये साइट मैप गाइड करता है क्रॉलर को कि कितने पेजेस आपकी वेबसाइट में हैं, कोई एक पेजेस मिस ना हो, ताकि अदरवाइज हर एक पेज पर विजिट करके वो यूआरएल को खंगालेगा। इससे बेटर है कि एक साइट मैप पे जाए, वहां पे सारे यूआरएल दिख जाए। ठीक है, तो काम इजी कर देता है। तो हमने यहाँ पे प्लगइन के थ्रू बनाया हुआ है, वो मैं प्लगइन बाद में बताऊंगा कि कब कैसे बनती है वो। ठीक है, तो साइट मैप हम यहाँ पे बनाने के बाद उसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ये रहा यूआरएल के आगे हमने डाला साइट मैप अंडरस्कोर index.xml और सबमिट कर दिया। तो ये जैसे यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, वो एक बार चेक कर लेगा कि ये वो खुल रही है नहीं खुल रही है। जैसे ये वाला नहीं खुल रहा है तो उसने बता दिया कुड नॉट फैच, तो इसे फैच ही नहीं कर सकता। दो साइट मैप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। दोनों के अंदर 15-15 यूआरएल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साइट में वहां पे सबमिट हो चुका है। तो क्रॉलर को कोई ये पता है कि हमारी साइट पे कितने पेजेस हैं। अगर मैं कोई नया पेज क्रिएट करता हूँ, साइट मैप में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्रॉलर को 16 लिंक दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉलर की जॉब भी इजी कर देता है और हमारी भी हेल्प कर देता है कि कोई पेज मिस ना हो जाए। तो रिमूवल, अब ये अगर कोई ऐसा यूआरएल है जिसको हम चाहते हैं कि गूगल में ना दिखे, जैसे पुराना यूआरएल है जिसको हमने चेंज कर दिया, अब कंटेंट आउटडेटेड हो गया है, तो उस कंटेंट को यहाँ पर एंटर करके सब न्यू रिक्वेस्ट डाली, यूआरएल डाला और रिमूव कर दिया, तो गूगल से वो हटा ही देगा वो पुराने डेटा को। अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई एरर होगी तो कवरेज के अंदर ना एक आधी एरर दिखेगी। ये 3 एरर्स हैं। अब 3 एरर इसलिए हैं कि पुराने जो पेजेस थे उन पे 404 पेजेस आ रही हैं, क्योंकि नाम चेंज कर दिया। सर्विस नाम का पेज अभी मैंने बनाया नहीं हुआ वेबसाइट के ऊपर, तो दिक्कत है। अबाउट अस को सिर्फ हमने अबाउट रख दिया है, तो यूआरएल चेंज हो गया है। कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट अस नाम चेंज हो गया है नया वाला, तो इसलिए एरर आ रही है। तो मैं इस यूआरएल को जैसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ, गूगल को कह देता हूँ हटा दे भाई, मुझे नहीं चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट मैंने यहाँ डाली और तो कह दिया कि भैया ये परमानेंटली रिमूव कर दो। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे चली गई और ये रिमूव हो जाएगा। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ये अपने आप वहां पर चला जाएगा। तो अब क्या है कि वो गूगल के रिजल्ट में दिखाएगा भी नहीं उस पेज को, जो पेज है ही। तो इस तरीके से हम एरर को या तो ठीक कर सकते हैं या फिर उसको फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे सर्विसेज वाला पेज वहां पे एरर में दिखा रहा था, ये रहा। अब ये मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं इस नाम से नाम एग्जैक्ट रखूंगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक चीज और आ गई, जैसे मोबाइल विजिबिलिटी। अब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है, और गूगल ने अपने 2 इंडेक्स रखे हुए हैं। एक वेब के लिए, जैसे नॉर्मल वेबसाइट जो आपकी डेस्कटॉप और लैपटॉप पर खुलती हैं। एक होती है मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए अलग से उन्होंने एक सर्वर बना दिया जिसको मोबाइल इंडेक्स कहने लगे। तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइटों को वो प्रेफर करता है कि जो मोबाइल से सर्च करे उनको ज्यादा दिखाए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कोई एरर आएगी तो वो यहाँ बता देगा कि आपकी वेबसाइट में मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ जो ग्रीन है, ग्रीन होना अच्छी बात है। दो पेजेस वो कह रहे हैं कि वैलिडेटेड है, तो मतलब एक पेज इसने चेक कर लिया है, एक हमारा होम पेज है, और एक ये गूगल वाला पेज उसने अभी चेक किया हुआ है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे जैसे वो कवर करेगा वो सारे दिखाने लगेगा। तो ये तो हो गया आपका सर्च कंसोल। जैसे अभी हमने सबमिट कर दिया है वेबसाइट को
सबमिट करना तो बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और अब 1-2 दिन के अंदर इसके डेटा भी यहाँ पे शो होने लगेगा, लेकिन अभी पेजेस यहाँ पे डमी बने हुए हैं। तो मैं इसके अंदर सर्च इंजन के क्रॉलर को अभी मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, क्योंकि अभी जब तक वेबसाइट रेडी नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि क्रॉलर आए और अभी उसके सारे पेजेस को इस तरीके से देखे। तो सेटिंग में गए, जनरल सेटिंग में, और यहाँ पर डिसेबल, ये रहा रीडिंग के अंदर ये आ गया, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ द साइट। अब ये क्या करेगा कि सर्च इंजन को ब्लॉक कर देगा, क्रॉलर जब भी आएगा उसे ब्लॉक कर देगा, परमिशन नहीं है तो वो क्रॉल नहीं कर पाएगा हमारे पेजेस को। और मैं चाहता भी नहीं कि जब तक ये वेबसाइट पूरी रेडी ना हो, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली, उसके अंदर वो अपने आप से आइडिया लगाए और गलत वर्ड से वो उसको अभी पिक कर जाए। जब तक ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको वैसे ही रखेंगे ना। जब वेबसाइट बन जाएगी तब मैं इस टिक को हटा दूंगा। एक तो होगी ये चीज। अब हमें चाहिए क्या कि वेबसाइट के ऊपर जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं हम उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं, तो बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। अब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या सर्च करके आ रहा है, कितनी देर रुका, कौन कौन से पेज रिक्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज को हम ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स एक टूल है। जैसे सर्च कंसोल एक टूल था, ऐसे ही गूगल का एक एनालिटिक है। ये फ्री टूल है, तो अभी कोई पैसा नहीं देना। आपके पास 100 वेबसाइट हैं, जब तक आप उसको ट्रैक कर सकते हो, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आपको कहेगा कि प्रीमियम वाला पैकेज लो। प्रीमियम वाला पैकेज इसका 5 लाख से स्टार्ट है। तो मैं नई वेबसाइट यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ, गेट स्टार्टेड करोगे अब बिल्कुल फ्रेश वाली वेबसाइट से, तो ये इस तरीके से खुलेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे पास तो सारी वेबसाइटें पहले से बना रखी हैं, मैंने वेबसाइटें डाल रखी हैं, तो इसलिए वो बता रहा था कि डैशबोर्ड ही खोल दिया उसने डायरेक्टली। अब मैं आप खोलोगे तो आपकी साइट वहां पे नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, गूगल एनालिटिक में जाना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, जीमेल से लॉगिन करना है, और उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपका आएगा। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि अकाउंट डिटेल्स डालनी है, अकाउंट का नाम डालना है। अकाउंट का नाम क्या होता है कि जैसे एक बिजनेस है उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डाल रखी है जिसमें एंड्रॉयड वाली भी अलग है और मेरी आईओएस वाली अलग है। देन एक मेरे पास वेबसाइट है, और हो सकता है मेरे पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट अलग भी हो। तो मैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज डालना चाहूंगा, ताकि मेरे को एक जगह पे सब कुछ दिख जाए, ज्यादा अलग अलग फैला हुआ ना रहे। तो ये ऑर्गेनाइज करने का तरीका है सिर्फ। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो इजी रहेगा कि ये मेरा नहीं है। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का देना नाम। अब नाम है ये नोरा इनकेयर डॉट इन, क्योंकि डॉट कॉम भी है इनके पास तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैंने इसको डॉट इन रख दिया। अब यहाँ हमने सेलेक्ट करना है इंडिया, टाइम जोन अपना आ गया। करेंसी हम रुपीज रखेंगे, ₹10, ताकि अगर हम, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनने वाली है, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे या यहाँ पर की रिपोर्ट्स में दिखे तो वो हमें इंडियन रुपीज में दिखे, ना कि डॉलर में। तो हिसाब किताब लगाने में दिक्कत हो जाएगी। अब ये कुछ सर्वे कर रहा है, ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये आगे क्या करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा और आगे हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और को दे दे।
क्या करना चाहते हो। अब ये आपकी जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो गूगल का, तो आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर पाएगा। तो मेक श्योर कि वो इंडिया वाले के अकॉर्डिंग रहे, अदरवाइज यूएस वाले लॉस कुछ ज़्यादा टफ हैं। मैंने से कर दिया एक्सेप्ट। टीम आ गई है, प्रॉपर्टी सेटिंग। गूगल एनालिटिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, नॉर्मल नहीं रह गया। इन्होंने इस तरीके से सेटअप कर दिया है इसका। वेब एप्लीकेशन और आईओएस, हमारे पास क्या है, वेब है। वेब है तो यहाँ हमें डालना पड़ेगा अपना यूआरएल। यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एच टी टी पी एस तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। और स्ट्रीम को कुछ नाम देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं। हमारी क्या है, अब इन्होंने क्या करा कि हमारी एक मेजरमेंट के लिए एक आईडी बना दी है, जनरेट कर दिया है इस आईडी। ये आपका अकाउंट आईडी है। और हम इसको कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं। के अलावा कुछ टैग्स हैं, टैग दिए वेबसाइट, एडिशनल सेटिंग्स। रिसेंट के अंदर है ना, इन्होंने काफी बहुत बदलाव करा है इसके अंदर। कोड टैगिंग सेटिंग, ये रहा ग्लोबल टैग मैनेजर। तो ये पुराने वाला कोड है। ये एक्चुअल में कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ कि गूगल कैसे ट्रैक करेगा आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स को। अब ये जो कोड है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। आपको लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, जहां पर आपका हेड सेक्शन है। वो ये रिकमेंड कर रहा है कि हेड सेक्शन पे लगाओ। वर्डप्रेस या शॉपिफाई, अगर कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो वहां के हेड सेक्शन में लगा दोगे तो ग्लोबल आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर फिक्स हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हो कि आपका कॉन्फ़िग के अंदर जी आई डी आपका लिखा हुआ है, ये सेम है, ये वाला। तो मेजरमेंट आईडी है ये। अब ये स्क्रिप्ट क्या करने वाली है, जैसे कि किसी आपके यूजर ने वेबसाइट ओपन करी और ओपन करने के बाद वो बैकग्राउंड के अंदर ये कोड लोड हो जाता है। कोड लोड होने के बाद वो ये चेक करता है कि ये जो विजिटर आया है जिसने वेबसाइट ओपन करी है, ये पहले से आया है, मतलब रिटर्निंग विजिटर है या न्यू विजिटर है, पहले भी आया हुआ है क्या वेबसाइट के ऊपर। अगर नहीं आया हुआ है तो एक नया आईडी दे देता है न्यू यूजर का, और एक सेशन स्टार्ट कर देता है कि जैसे मैंने वेबसाइट लोड कर ली और लोड करते ही वो सेकंड काउंट करना शुरू कर देता है, कितने सेकंड में उस पेज पर रहता हूँ। और उसके बाद मैं नया रिक्वेस्ट करता हूँ यूआरएल, कि मैंने नया पेज ओपन करने के लिए क्लिक किया। तो एक उस रिक्वेस्ट को भी नोट कर देता है कि अब मैंने कौन से पेज पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करी है, और वहां पर मैं कितनी देर रुका, और उससे पहले मैं कहाँ से आया था, गूगल सर्च से आया था या फेसबुक से आया था, लास्ट क्लिक मेरा कहाँ से था। तो ये सारी डिटेल्स हमें वो रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद वो सारा डेटा कलेक्ट करके ना गूगल के सर्वर पे देगा। गूगल का सर्वर उसे प्रोसेस करेगा रिपोर्ट फॉर्म में, और इस अकाउंट आईडी पर वो सेंड कर देगा, ताकि आप लॉगिन करके अपने यूजर का डेटा कलेक्ट जो हुआ है वो रिपोर्ट फॉर्म में देख सको इजीली, जो समझ सको, एनालाइज कर सको, उसके बेस पर डिसीजन ले सको। तो ये साथ में जो ये डबल आइकन है, इस पर क्लिक करके मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को। और अब मुझे इस कोड को प्लेस करना है अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में। अब आ जाता हूँ वापस अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, ये रहा। और यहाँ है डीवी के अंदर एक ऑप्शन दिया होता है, डीवी पर क्लिक करते हैं, इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन में ये रहा ऐड कोड, कोई भी कोड अगर आपको हेड सेक्शन में लगाना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसे सेव करते ही आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर ये कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया है डन। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया कि आपने वेबसाइट बनाई, आपने अगर अपनी वेबसाइट पे कोड लगाया है तो आपको डेटा मिलेगा, अगर कोड नहीं लगा पाए दैट मीन्स कि आप ओनर ही नहीं हो। तो यहाँ वो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इजी है, कोड लगाने के बाद सारे पेज पे लग गया है, वर्डप्रेस हमारा सेम है। वापस आ जाते हैं, रियल टाइम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा रियल टाइम के अंदर। अब ये जो पेज हमारा ओपन है इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि पुराना कोड लोडेड है, कोड आया नहीं होगा इसके अंदर। स्टार्टिंग के अंदर ये अपना पूरा बता रहा है, समझा रहा है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ दिखेगी। ओके। ये एनालिटिक जो है हाँ, यूजर का नाम भी देता है क्या? नहीं नाम? नहीं, ये नाम नहीं देगा, वो प्रिवेसी के खिलाफ है। वैसे गूगल को पता भी नहीं चलेगा नाम क्या है। जैसे मैं, किसी ने वेबसाइट खोली है, उसने अच्छा। लॉगिन ही नहीं करा कहीं, तो वो नाम क्यों बताएगा? और गूगल को ही नहीं पता। और वैसे भी अगर इतनी डिटेल के अंदर अगर वो बता रहा है यूजर आईडी और नाम बता देगा तो वो प्रिवेसी के अगेंस्ट है। और न्यू यूजर और रिपीटेड यूजर का कैसे मतलब वो वो दिखाते हैं? जैसे अगर मान लो आप, कुकीज जो होती हैं, जब हम कहीं टेबल पर अगर कुछ बिस्कुट विस्कुट खाते हैं, कुकीज खाते हैं, तो कुछ ना कुछ वो उसके कुछ क्रम्स रह जाते हैं ना, पता चल जाता है कि आपने क्या खाया है। हाँ। तो ऐसे ही उसका नाम कुकीज रखा है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड होती है, वो लोड होती है आपके पीछे बैकग्राउंड में ना कुछ कुकीज डाल देती है। अच्छा। तो वो कुकीज जैसे दोबारा लोड हुआ तो उसे पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी पहले से कुकीज है, दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग यूजर है। तो वो बता देते कि ये यूजर बार बार हाँ, मतलब। ये दोबारा रिपीटेड आया है। और ये कोई बेकार चीज नहीं है, मतलब अगर आपका कंटेंट ऐसा है, आपकी वेबसाइट इस तरीके की है कि यूजर बार बार यूज करेगा, तो अच्छी बात है। ई कॉमर्स है, अगर आपका जो कस्टमर है बार बार विजिट कर रहा है तो अच्छी बात है कि ये रोज शॉपिंग करने के लिए आ रहा है, रिटर्निंग वाले ज्यादा है, मतलब अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, अगर आप, आपका कोई काम ही ऐसा नहीं है और बार बार कोई ओपन कर रहा है, जैसे अब इंस्टीट्यूट वाला है, तो एक ही यूजर अगर 10 बार खोल रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब या तो करना है या नहीं करना है। और 10 बार खोलने का मतलब, अगर रोज ही अगर आता रहेगा तो हमारी वेबसाइट पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो डेली आए और डेली कुछ ना कुछ नया देखे। तो डिपेंड करता है कि जो वेबसाइट किस टाइप की है, आपका कंटेंट किस टाइप का है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिस ब्लॉगिंग का है, न्यूज का है, तो लोग बार बार आएंगे। हम्म। एंटरटेनमेंट है तो वो लोग बार बार आएंगे। तो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि रिटर्निंग विजिटर्स से क्या इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रियल टाइम वाला अभी एक यूजर है और डेस्कटॉप से है, ठीक है, तो ये डेटा वो रियल टाइम कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पर वो दिखा रहा है लोकेशन क्या है, दिल्ली है। अच्छा। ठीक है। और राम, अभी एक ओपन करो अपनी ये वाली सेम वेबसाइट को, नोरा स्किन केयर .in। मेरे से सर? हाँ, ये रहा नोरा स्किन केयर .in, आप ओपन करो। सर कहाँ पे कहा आपने? ये ब्राउजर में ओपन करना है ना, वेबसाइट ओपन करो। नोरा स्किन केयर। .in।
हो गया सर। हो गया? जी सर। तो देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ता है? नहीं नहीं, ये अपने आप ऑटो ऑटो चलता है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, 2 यूज़र आ गए। ठीक है, दोनों के दोनों आपके होम पेज ओपन किया हुआ है आपने भी। ठीक है, और जी सर। आपकी जो लोकेशन है, लोकेशन भी आनी चाहिए ना। और पेज ओपन करना है एक बार। अपने प्राइवेट विंडो तो नहीं खोली? ये दिल्ली का जो दिखा रही है नहीं सर। आपका यूजेस वाला दिखा रहे थे? हाँ, ये तो मेरा दिखा रहा है। अभी वो यूजर एक ही दिखा रहा है, वही मैं कर रहा हूँ, मैंने दूसरा वाला। सैंपल पेज खोलिए सर। सैंपल पेज कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा, सिम सैंपल पेज है। ओके, तो ये आ गया काठमांडू। ठीक है, और आपने भी डेस्कटॉप यूज किया हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप यूज कहाँ दिख रहा है? ये रहा। जब देख रहे क्वेश्चन हो में? ना, हाँ ये रहा डेस्कटॉप 100%। अच्छा अच्छा। तो अगर ये मोबाइल से अगर ओपन करोगे, जैसे मैं अभी खोल लेता हूँ मोबाइल के ऊपर भी, तो एक मोबाइल यूजर दिखा देगा। सर मेरे फोन से ये मैंने डेस्कटॉप साइट ऑन किया है। डेस्कटॉप साइट ऑन किया है ना, तो मोबाइल वहाँ पे डेस्कटॉप कर दिया होगा आपने। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप ऑफ कर दिया, दिखाएगा। हाँ, तो मोबाइल दिखा देगा। दिखाया सर? आ जाएगा। मैंने यहाँ से भी एक बार ऑन कर लिया वेबसाइट, तो एक यूज़र और बढ़ जाना चाहिए यहाँ पे। एक और आ गया, और मोबाइल 33% हो गया है। ठीक है, ये और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो मिनट्स है वो काउंट हो रहा है कि दो लास्ट 2 मिनट से मतलब यूज़र हैं। और यहाँ कौन कौन से पेजेस पर हैं वो यहाँ दिख रहा है, जैसे कि होम पेज है, और एक ये रहा आपका दूसरे वाला पेज। परफेक्ट। ठीक है, और क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके है ना, वो प्रोसेस कर रहा है। और बाकी जो ये डेटा है, एक्विजिशन है। एक्विजिशन मतलब अपने जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए वो कहाँ से एक्वायर करे। अभी फिलहाल इसमें डेटा कलेक्ट हुआ भी नहीं है। और ये आ रहा है आपका रियल टाइम वाला, जो उसने दिखा दिया कि एक आपका इंडिया से आया, एक नेपाल से आया है। ठीक है, और दूसरी एक्विजिशन के कोई डिटेल नहीं आई।
कोई डेटा है ही नहीं इसके अंदर, तो ज़्यादा दिखा नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पे डेटा है वो वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट से, इस वेबसाइट के ऊपर अभी करेंटली 59 यूजर हैं लास्ट 30 मिनट से। ठीक है। और जैसे गूगल ऑनलाइन स्टोर पर हैं, होम पर हैं, डेमो गेम की पर हैं, तरीके से अलग अलग पेजेस पर लोग हैं। एक्विजिशन पे आते हैं, ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पर मतलब पूरी। ये वेबसाइट का ओनर होना जरूरी नहीं है इसके देखने के लिए? नहीं, ऑनर होना जरूरी नहीं है, मतलब जैसे आप कोड डालोगे तो ऑनर होगे, तभी तो आप कोड प्लेस कर पाओगे। अच्छा। किसी और की वेबसाइट पे कोड डाल ही नहीं पाओगे, तो मतलब ओनरशिप तो वैसे भी इनडायरेक्टली वेरीफाई हो ही गई ना। नहीं नहीं, पर जैसे आपने अभी गूगल मर्चेंडाइज का खोला है, हाँ हाँ। तो मतलब आप तो ओनर नहीं है इसके। नहीं, गूगल मर्चेंडाइज जो है इसका मैंने एक्सेस लिया हुआ गूगल से। अच्छा, तभी इसका, आप खोल सकते हैं। हाँ, तभी मैं खोल सकता हूँ। अगर कोई मेरे को एक्सेस दे दे तो मैं किसी का भी ओपन कर सकता हूँ। अगर एक्सेस नहीं देगा तो कोई नहीं खोल पाऊंगा। मतलब आप जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नहीं चेक कर नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी किसी का नहीं चेक कर सकता। इनसाइट जो है वो एनालिटिक शेयर भी नहीं करेगा किसी का। अदरवाइज कोई, मतलब गूगल का एनालिटिक यूज ही क्यों करेगा। हाँ। अगर आपका डेटा आपके कॉम्पिटिटर को मिल जाएगा गूगल के थ्रू, तो आप गूगल का एनालिटिक लगाओगे ही नहीं। कोई अपना इनसाइट क्यों देना चाहेगा किसी और को। तो ये सेमरश जो है ये यही करता है क्या? हाँ, एसईएम रेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है कि वो अलग टूल्स हैं, तो डिफरेंट टूल्स हैं, उन उन पर हम बाद में आएंगे कि वो अच्छा। क्या करता है। वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए काम आते हैं, उनका सेपरेट है, उनका गूगल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो जैसे आप अपना खुद का क्रॉलर बना लो और अपने हिसाब से काउंटिंग करनी शुरू कर दो। अब जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रिजल्ट बताता है। ठीक है। हम्म, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो सर्वे कराती रहती है कि मतलब इतना परसेंट वोट किसको जाएगा। बिल्कुल। तो एसईएम रस्ट है ना, वो प्राइवेट कंपनी है, वो सर्वे कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो अच्छा, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर वो गूगल को ही पता है, क्योंकि गूगल का डेटा है तो गूगल को ही पता है। मतलब एग्जिट पोल जैसा है वैसे वैसा। हम्म। तो एक्यूरेसी 100% तो उनकी भी नहीं है, चाहे वो एसईएम रश हो चाहे वो कोई भी हो। अच्छा। तो बस वो आपको हेल्प कर देता है, वो हेल्पिंग टूल है। ओके। तो ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो गूगल एनालिटिक कर रहा है आपकी वेबसाइट पर। आपने परमिशन दी है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे जिस पेज पर कोड लगाओगे उसी पेज का डेटा कलेक्ट करेगा। जिस पेज पर कोड नहीं लगा उसका डेटा वो कलेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो जब डेटा कलेक्ट नहीं करेगा तो वो रिपोर्ट फॉर्म में क्या दिखाएगा। तो ये चीज है। तो आपने क्या बट करना है। सर इसमें तो सारा नहीं आ रहा था ऊपर कि कौन से पेज किसने खोला है। हाँ, सब आएगा। हाँ, किस तो आप कह रहे हो कि देखो कोड किसने जहाँ खोला। लगाएंगे। नहीं, जिस पेज पर कोड लगाया है आपने, आपकी वेबसाइट पे 50 पेज हैं। हम्म। अपने 50 पेज के ऊपर अगर सब पेजेस के ऊपर वो कोड अपीयर हो रहा है तो 50 पेजेस का रिकॉर्ड करेगा। अगर 10 पे अपीयर हो रहा है तो 10 का ही दे बताएगा। 11वें को वो ट्रैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर कोड लगा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। तो हमने ही लगाया हुआ है ना कोड, तभी वो दिख रहा है ना उस पे। हाँ, वो जो हमने लगाया है तो दिख रहा है। अदर वो इसीलिए तो मैंने चेक करा है कि वो रियल टाइम में एक बार चेक कर लो कि वो दिखा रहा है भी नहीं दिखा रहा है ना। अगर वो सही से नहीं लगा होता तो रियल टाइम में वो मुझे बताता ही नहीं कि एक यूजर आया है। और मैंने डिफरेंट डिवाइस भी चेक कर ली, लोकेशन भी चेक कर ली, तो वो बिल्कुल सही बता रहा है कि वो काठमांडू, उसने लोकेशन बता दी, मेरी दिल्ली बता दी कि हाँ दिल्ली से आया हूँ। तो इतनी एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं होती। और दूसरी चीज, जैसे वो डेटा शेयरिंग वाली बात है ना, तो अब जैसे गूगल है और अमेजोन है। ठीक है। अमेजोन ने अपना एनालिटिक खुद का क्रिएट किया हुआ है। वो गूगल एनालिटिक यूज ही नहीं करता, वो ना तो वो थर्ड पार्टी यूज करता किसी और कंपनी का। और भी कंपनी है जो एनालिटिक कोड देती हैं ट्रैकिंग करने के लिए।
लेकिन उन्होंने अब ये रिस्क लिया ही नहीं है कि अमेजोन के अंदर क्या सर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से यूजर कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये डेटा अगर किसी और के टूल को यूज करेगा तो वो डेटा तो उनके पास भी जाएगा ना, तो उनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो रिस्क फैक्टर है वो उन्होंने उस चीज को पहले से समझ लिया है कि अगर हम इतने बड़े बिजनेस में जा रहे हैं और अपना इंसाइट आप किसी को देंगे तो मतलब वो तो आपके बिजनेस को खत्म ही कर देगा ना। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला काम ये बिजनेस करके इतना कमा रहा है, उसके पास BMW है और माल यहाँ से ले रहा है और बेच किसको रहा है, सब कुछ पता है, तो आप क्या करोगे? वही काम करने लग जाओगे, तो उसका तो बिजनेस खत्म हो जाना है। तो ये चीज है, तो कोई अपने इंसाइट कोई नहीं देता, तो इसलिए इंसाइट को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। तो अमेजोन का खुद का एनालिटिक है जिसका नाम है एलेक्सा, वो अपना यूज करता है एनालिटिक, वो किसी और का यूज नहीं करता। सब चीजें होस्टिंग कंपनी भी वो अपनी यूज करता है, वो अपना होस्टिंग सर्वर भी किसी और के उस पर अपनी वेबसाइट को होस्ट भी नहीं करता, ताकि उसकी वेबसाइट का इनसाइड का डेटा भी, क्योंकि सर्वर के पास तो सारा पता होता है ना। तो अगर आपकी होस्टिंग कंपनी है तो आपको पता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है इस वेबसाइट के ऊपर, रिक्वेस्ट किस जगह से आई है और कौन कौन से पेजेस खुले हैं, है ना। तो डेटा तो खैर उनके पास भी रहेगा। आपकी जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग वाली जो कंपनी है जिसने जिससे आपने नेट लगवाया हुआ है, तो उसको पता है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइटें खोली हैं, ठीक है। तो डेटा तो सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी होस्टिंग ली है। उसका बिजनेस उस लेवल का है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमारे लिए हमारा हमारे पास इतना डेटा है ही नहीं जो इतना इंपॉर्टेंट हो जिसे कोई चुराएगा, है ना। जब चुराने लायक डेटा हो जाएगा तब हम अफोर्ड करने लायक भी हो जाएंगे। तो ये चीज है। तो यहाँ पे अलग अलग जो वेबसाइट है सबका अपना, जैसे इंस्टीट्यूट वाला है, इंस्टीट्यूट वाले में जैसे अभी दिखाता हूँ कि ऑल डेटा। अब ये लास्ट 7 डेज का दिखाया है उसने। 35 यूजर, 41 सेशंस। सेशन का मतलब क्या होता है, देखो, यूजर आया, यूजर आते ही वो सेशन स्टार्ट हुआ और मैंने जो वेबसाइट ओपन करी, सेशन स्टार्ट हो गया, 30 मिनट तक मैं पीसी ऑन करके चला गया या फिर मैंने कोई और टैब खोल लिया, मैं वहां काम करने लग गया, वेबसाइट खुली हुई है, तो सेशन अपने आप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जब मैंने दोबारा, जैसे होस्टिंगर खुली हुई थी तो सेशन एंड हो चुका होगा अब तक, मैं दोबारा से क्लिक करके अब मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो वो नया सेशन स्टार्ट कर देगा। एक नया सेशन आ गया, यूजर उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा सेशन होते हैं हमेशा। और बाउंस रेट का मतलब होता है कि वेबसाइट पर कितने लोग आए और कितने लोग इमीडिएटली चले गए, लोड होने से पहले पहले या वो लोड होते ही चले गए। तो वो जो परसेंटेज होता है, 35 में से 2.44% लोग चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा परसेंटेज है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद जो सेशन की ड्यूरेशन है, हर एक सेशन कितना लॉन्ग चला, वो 26 सेकेंड। ये थोड़ा सा मेरे को अलार्मिंग है कि ज्यादा देर कोई रुका भी, रुकने वाले भी ज्यादा देर नहीं रुके, एवरेज ये रहा। तो ये लास्ट 7 डेज से ऐसा हो रहा है। मैं 28 डेज का देख लेता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट 46 सेकेंड है, तो ये ठीक है। तो मतलब अभी 7 दिन से कोई भी वेबसाइट पर आया होगा, हो सकता है खोलने के बाद बंद कर दियो। तो अभी लॉकडाउन चल भी रहा है और किसी ने करना भी कुछ नहीं है, तो हमारी वेबसाइट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमने देख लिया कि 28 डेज के अंदर हमारे पास 1 मिनट 46 सेकेंड लोग रुके हैं, 1 मिनट से ज्यादा रुके हैं, तो ठीक है। ये भी कम हुआ है रिसेंट के अंदर, लेकिन ठीक है फिर भी। बाउंस रेट उतना नहीं है, अराउंड 3% है, जिसको हम कहते हैं 40 और 50 के बीच में जो बाउंस रेट रहता है, 40, 45, 47, 30, तो ये बेस्ट मानते हैं। अगर 2.76% है तो ये बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा बढ़िया हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो रियल टाइम हो गया, ऑडियंस में आओगे तो ऑडियंस बताएगा कि वो ऑडियंस कहाँ से आई, किस लोकेशन की थी, ठीक है ना।
यहाँ वो बता रहा है जैसे कि लैंग्वेज कौन सी थी। और लैंग्वेज कैसे पता चलेगा, जैसे आप ब्राउजर यूज करते हो वहां पर इंग्लिश सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप कौन सी इंग्लिश चूज करते हो। यहाँ पर भी होगा इसमें। ये रहा, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब वो उसे पता है कि ब्राउजर की लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट है, तो यूएस वाली है, तो यूएस वाले लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, ये जीबी है, ग्रेट ब्रिटेन है, तो आजकल वो लेस पॉपुलर है, तो इसलिए कम ही रहने वाला है। इसके अलावा जो चाइना का है, और ये कुछ इंडिया वालों ने, ये कुछ इंडियन इंग्लिश भी सेलेक्ट की हुई है किसी ने, तो उनका परसेंटेज भी है। यहाँ पे डेट रेंज है, डेट रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ सिर्फ 18 से 24 तक का दिखा रहा था। हम यहाँ से कस्टम कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज का, 30 डेज का, या मंथ का, यस्टरडे का, टुडे का, और कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेट रेंज को सेलेक्ट करोगे उतना दिखाएगा। लास्ट 30 डेज का कर लेते हैं, करा अप्लाई। अब ये बता रहा है कि देखो, यूएस वाला ज़्यादा है, देन इंग्लिश है, इंडियन वाले 9 है। सिर्फ 30 डेज के अंदर सिर्फ 9 लोग ऐसे आए जिन्होंने इंग्लिश इंडियन सेलेक्ट की हुई है। तो ये ब्राउजर लैंग्वेज से पता लग जाता है कि कहाँ से वो एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही है, वेबसाइट कहाँ पे खुल रही है। फिर यहाँ पर लाइफ टाइम वैल्यू, ये कुछ नए फीचर आए हैं और ये बीटा वर्जन पे हैं। और ये नॉर्मली हमारी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को कोई काम होने वाला नहीं है। ऑडियंस में आते हैं, ऑडियंस अभी कोई सेलेक्ट एक्सप्लोरर। एज देखते हैं हम कि किस एज वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं बस। तो ये हमारे पास जो एज का डेटा कलेक्ट हुआ है वो ये है, 26 मार्च से 24 अप्रैल तक का, 25 से 34 और 18 से 24। तो ये परसेंटेज रहा है। और उनमें से बाउंस रेट किसका अलग अलग क्या रहा है वो भी बता रहा है, कितने पेज व्यूज रहे हैं, कितने सेशन रहे हैं, और कितनी देर रुके हैं। मतलब 18 से 24 वाले ज़्यादा रुके हैं। जेंडर देखना है तो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर जो ऑडियंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो मेल 28 थे, 17 फीमेल्स हैं। और पर भी जो फीमेल्स हैं वो 2.57 सेकेंड, मतलब आपका 2 मिनट 57 सेकेंड रुके हैं। तो अच्छा है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो यूजर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गूगल के हैं, तो उनका इंटरेस्ट का आइडिया लगाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं यहाँ पे। हमारा ये कॉमन है, हम इंडियंस हैं ना, ये स्पेशल है कि हमारा सबका इंटरेस्ट है ना, सबका एक जैसा ही रहता है। कि क्रिकेट सबको पसंद है, म्यूजिक सबको पसंद है, एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, शॉपिंग सबको पसंद है, सारी चीजें है ना सबको ही पसंद होती हैं, कॉमन है। तो अफिनिटी जो कैटेगरी है, इसके अंदर तो कोई फायदा नहीं है हमें देखने का, क्योंकि हम सारे के सारे कॉमन वाले लोग हैं। यहाँ देखना है इन मार्केट, मतलब ये पता चल जाता है कि इन मार्केट का मतलब जो कस्टमर, जो यूजर उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये यूजर कौन है, वो अभी करंट में किस टाइप की सर्चेस कर रहा है। जैसे जॉब्स की सर्च कर रहा है, तो मतलब जॉब वाले ज्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट। देन सेकंड वाला जो कैटेगरी है, 13% जो लोग आ रहे हैं वो एजुकेशन, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। और तीसरे हैं एम्प्लॉयमेंट और कैरियर कंसल्टेंटिंग कंपनी, जो जो जिनको कैंडिडेट चाहिए। तो 3 टाइप के लोग यहाँ पे दिख गए क्लियरली। ठीक है, एक जिसको जॉब चाहिए, दूसरा जो अभी करंटली एजुकेशन में है, अपने हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जो पढ़ कॉलेज जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना साइट के अंदर कोर्स करने की सोच रहे होंगे। देन थर्ड आ रहा है यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट और करियर कंसल्टेंटिंग, जो एचआर कंपनीज होती हैं, जो प्लेसमेंट वाली होती हैं, उनको कैंडिडेट चाहिए। तो वो
भी सर्च करती हैं और हमारी वेबसाइट पे आती होंगी, और ताकि हमारे पास कॉल इसीलिए आते हैं कि हमें एक कैंडिडेट चाहिए इस पोजीशन के लिए। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो मोटा मोटा जो परसेंटेज है वो इस कैटेगरी का है। दूसरा है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग सर्विसेज, तो 11, 12, 13 और 16। के बाद वेब सर्विसेज और ये वेब डेवलपमेंट 10% वाले लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जॉब पे है, तो हमें अपने वेबसाइट के कंटेंट पे कहाँ फोकस करना कहाँ नहीं करना वो हमें यहाँ से आइडिया लग गया। जियो पे देखना है तो जियो में लैंग्वेज और लोकेशन है। लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ चलती हैं। तो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्लिक करेंगे लोकेशन में तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में भी बाकी और कहाँ कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं। तो इन दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम। तो मतलब यहाँ पर एक आइडिया लग रहा है कि किस जगह से आपके पास अभी भी सर्च आ रही है जबकि हमने टारगेट नहीं किया हुआ है। तब जब हम टारगेट करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, हरियाणा का एक पेज बनाएंगे, उत्तर प्रदेश का एक पेज बनाएंगे, राजस्थान का भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि राजस्थान से भी मेरे पास 2-4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी सोच सकते हैं। कर्नाटका है, कर्नाटका बेंगलोर रह गया क्योंकि वो मेन मेट्रो सिटी है तो मान लो वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड है भी। और महाराष्ट्र ऑब्वियस होनी है, लेकिन अभी तो वहाँ पर कोविड चल रहा है ज़्यादा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आइडिया लग जाता है कि आपको कहाँ क्या करना है नेक्स्ट। बिहेवियर इस पे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोबाइल, मोबाइल की डिवाइसेस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किस डिवाइस से बाउंस रेट ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर किसी पे 100 आ रहा है ना और ज़्यादा यूज़र है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब यहाँ ये यूज़र जा क्यों रहे हैं। मैं डेटा इसको है ना थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कस्टम करके। भाई नवंबर से ले लेता हूँ डेटा, और अब समझ में आएगा। जैसे एप्पल आईफोन वाले यूज़र ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। देन उसके बाद आता है हुआई, सैमसंग, ये तो मेरा ही होगा, ठीक है। Xiaomi पता नहीं किसका है, नोट, सैमसंग, Xiaomi, सैमसंग। तो मोबाइल डिवाइसेस आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर एप्पल आईफोन वाले ज़्यादा हैं। ये फ़ोन भी बहुत चल रहा है, इसका मतलब। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा जो बाउंस रेट है किस डिवाइस से ज़्यादा आ रहा है। Xiaomi Mi A2 से इन 25% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा यूज़र है भी नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें भी 25% है, मतलब दो ही लोग आए हैं उसका भी 25% बाउंस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये डिवाइसेस से आइडिया लग जाएगा आपको। एक्विजिशन मतलब आपका जो कस्टमर आ रहा है वो कहाँ से एक्वायर करा है वो यहाँ दिखेगा। जैसे ये दिखा रहा है आपका ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, रेफरल, अदर और ईमेल। तो सारे सारे सेक्शन आ गए। ये आपके डायरेक्ट वाले हैं, ये आपका सोशल वाले हैं, येलो वाला जो आपका है रेफरल वाला है, और ये ऑर्गेनिक है। तो मतलब 58.2% जो यूजर आ रहे हैं वो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, मतलब गूगल से सर्च करके आ रहे हैं बिना पैसे दिए। डायरेक्ट वाले जिन्होंने अपनी वेबसाइट को ब्राउजर में टाइप कर लिया। और सोशल आपका सोशल मीडिया नेटवर्क से, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से वाले सोशल मीडिया नेटवर्क से आ रहा है। फेसबुक से 75 आए हैं, लिंक्डइन से 4 आए हैं, इंस्टाग्राम से 1 आया है, यूट्यूब से 1 आया है। ठीक है। तो आपको सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, किस किस जगह से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा।
तो गूगल सर्च कंसोल जो हमने अभी इंस्टॉल किया था, तो वो आपको यहाँ पर क्वेरीज बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च हुए थे। ये रहे, साथ में एवरेज पोजीशन क्या रही थी, पर वो पोजीशन भी दिखा रहा है 1.4। तो ये एवरेज रहती है हमेशा, हर बार जितनी बार सर्च करोगे उतनी बार सेम नहीं रहती, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है ऊपर नीचे। तो एवरेज हमेशा कभी फर्स्ट पे दिखा रहा है तो हो सकता है वो आपको सेकंड पे दिखे, हो सकता है वो थर्ड पे भी दिखे। तो ये एवरेज चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली। उनका एवरेज वो यहाँ पे शो करता है, एवरेज पोजीशन क्या रही है। टीटीआर इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों ने सर्च करने के बाद क्लिक किया। ये तो एवरेज का समझ नहीं आया, एवरेज कहाँ शो कर रहा है? एवरेज ये रहा ना आपका टीटीआर के साथ। ऐसे दूसरे तो नहीं दिख रहा है। हम्म, ये रहा ना क्लिक हाँ, क्लिक इंप्रेशन सीटीआर, और ये एवरेज। एवरेज शो कर रहा है ना यहाँ पे, एवरेज पोजीशन क्या है। तो ये जैसे फर्स्ट पोजीशन है, मतलब योर वेब से लिखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा। उसमें 42% लोगों ने क्लिक भी किया है, ठीक है। और सेकंड ये वाला जो कीवर्ड है, इसमें 2.3 पोजीशन दिखा रहा है, कभी सेकंड या थर्ड ऐसे दिखाता है। और उसके अंदर 2.37% लोगों ने क्लिक किया। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर, एक 42 और एक 30 है। 30 वाला कौन सा है, ये रहा योर वेब एसईओ वाला। ये भी ब्रांडेड कीवर्ड है। दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक ब्रांड से सर्च हो रहा होता है, एक या तो आपके सर्विसेज से। तो ब्रांड से भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। फिर 20% लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है एसईओ कोर्स नियर मी, 5% है बेस्ट डिजिटल मार्केट, बेस्ट प्लेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सीटीआर आपका मतलब कितनी बार अपीयर हुआ, आपकी जो इंप्रेशन कितने थे और उस पर क्लिक कितने आए। तो उनका जो परसेंटेज होता है वो क्लिक थ्रू रेट होता है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। कुछ कीवर्ड्स अलग से भी होंगे, अली एक्सप्रेस पता नहीं है चाइना में क्या है। किसी ने सर्च किया है ब्यूटी पार्लर इन गुड़गांव सेक्टर 14, उसके अंदर भी हम दिख गए। कैसे दिख गए? छूट का आ गया तो समझ में आता है। पार्लर की सर्च कर रहा है तब भी हम रिजल्ट में दिख रहे हैं। नहीं पीछे तो फिर कोई बात नहीं, आ गया तो। हाँ, फिर इतने एंड तक कोई आ रहा है तो मतलब वो यूजर नहीं है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो एंड के पेजेस पे आ रहा है तो उसका मतलब ये कि वो यूजर नहीं है। तो सॉफ्ट वो क्या करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केटिंग मेल भेजते रहते हैं, वो लोग होते हैं, या कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा एक्चुअल में क्या कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। अब इन सब कीवर्ड्स में से देख सकते हो कि नेक्स्ट अपने कौन से कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, किसकी पोजीशन अपने वो करनी है, प्रूफ। तो ये सारा है, सोशल है, सोशल के अंदर आपके जो लैंडिंग पेज है, कन्वर्जन है, सारी चीजें आ गई। कैंपेन पेड जो ऐड चलाओगे उसका भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट होके आ जाएगा। बिहेवियर है, ये बिहेवियर के अंदर आपकी जो साइट की स्पीड है, कौन कौन सा कंटेंट ज्यादा चलता है, ये ज्यादातर उनके लिए है जो ब्लॉगिंग वाली साइटें चला रहे हैं ना, उनके लिए हेल्पफुल रहता है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा पॉपुलर है। और नॉर्मली हमारे लिए क्या होगा कि हमारा तो होम पेज रहेगा सबसे ज्यादा पॉपुलर, और ये इसमें है भी 3 ही पेज 4 पेज। तो उसमें से अलग अलग क्या निकालेंगे, किस पेज पे ज्यादा लोग रुक रहे हैं, कितने क्लिक आए। तो साइट की स्पीड है, साइट की स्पीड के बारे में यहाँ पे डिटेल वो शेयर कर देगा, तो लगेगा कि एवरेज जो स्पीड है कितनी है। 3 पॉइंट एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है।
और ये हमेशा ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि ये इनका क्या है, गूगल का सिर्फ सर्वर है वो यूएस के हिसाब से सेट करता है, और हम यहाँ पे इंडिया की साइट है तो वो वहाँ पे स्लो खुलने, जिसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने का फायदा नहीं। कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे आपने, आपके लिए क्या है, जैसे हमारे लिए क्या है, लीड से कन्वर्जन है। कन्वर्जन कोड कैसे सेट करना है उसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि कितनी कन्वर्जन गोल कन्वर्ट हो चुके हैं, 36.31% कन्वर्जन हुई है। दैट मीन्स कि 460, मतलब मेरी जो गोल्स मैंने जो बताया है गूगल को, ये मेरे लिए गोल है, कन्वर्जन है। तो 460 गोल्स कंप्लीट हुए हैं नवंबर से लेके अप्रैल तक। 460 लीड्स हैं मेरे लिए। अब ये मुझे पता होगा कि एग्जैक्टली सारी की सारी काम की लीड्स थी या नहीं थी। गूगल को तो ये पता है कि फॉर्म सबमिट हो गए, कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है। मैंने उसे बताया कि मेरे लिए कन्वर्जन है। तो कैसे सेट करना होता है गूगल में, कन्वर्जन कैसे सेट करना है वो फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। एनालिटिक कोड लगाना कैसे है वो मैंने बता ही दिया। कोड मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पर इस वेबसाइट पर लगा दिया, धीरे धीरे इसका डेटा कलेक्ट होगा नेक्स्ट, तो वो यहाँ शो करने लगेगा। कोई डेटा है नहीं तो यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे डेटा आएगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो ये गूगल एनालिटिक था और सर्च कंसोल था। तो रिकॉर्डिंग मैं कल मॉर्निंग या आफ्टरनून तक को शेयर कर दूँगा। बस शुरू में ना मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, हम्म। तो उस टाइम पे आपने जो जैसे ये अपलोड किए ना, वो क्या कहते हैं, क्या चीज़? हेलो। हाँ जी हाँ जी, एक हाँ जी मिनट। बोलिए। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। प्लगइन जैसे आपने कुछ अपलोड किया था ना, कि मेरा तो मेरे ख्याल से पुराना वाला है हाँ हाँ। ना, तो आपके वाले में तो डला हुआ, क्लासिक वाला ही डला होगा। क्लासिक वाला ही डला हुआ है। हाँ वो पहले से डाल रखा है ना, तो वो क्लासिक वाला तो डाल ही रखा है, तो आपको तो डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑलरेडी जो डला हुआ उसके अंदर दोबारा डालने की कोई। तो सेकंड प्लगइन भी एक आपने बताया था ना बीच में। डब्ल्यूपी रीसेट वाला। हाँ, रीसेट नहीं, उसके बाद। उसके बाद मैंने बताया था वो क्लासिक एडिटर। हाँ, क्लासिक एडिटर तो आपके में डला हुआ है ऑलरेडी। डला हुआ है। हाँ, वो डालने की तो जरूरत ही नहीं है, जो पहले से डाल रखा है। हाँ, सर ये डीवी थीम तो चॉइस है ना? हाँ चॉइस है, ये अपनी देखो, थीम की तो चॉइस होती है कि आपको किस थीम को रखना है नहीं रखना है, वो डिपेंड करता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर काम करना है तो कैसे करना है ये, ठीक है। तो आपके पास जो थीम लोगे परचेस करोगे, जैसे थीम फॉरेस्ट पे जाओ तो आप बहुत सारी थीमें हैं। कोई भी थीम आपको अच्छी लगती है आप उसको इंस्टॉल करोगे, यूज करोगे। एक बार एक चीज एडिट करनी आ गई तो आपको हर एक थीम पे तो मतलब टाइम तो लगाना ही पड़ेगा समझने के लिए। इजीली तो कोई भी, मतलब जैसे आपने इस पे काम कर लिया या दूसरी वाली थीम पर काम कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप सब थीमों पर आराम से काम कर पाओगे। तो वहां पर पहले उसको समझना पड़ेगा। जब तक समझोगे नहीं, 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे लगा के, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो सारी थीम्स है ना डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर एक डेवलपर का माइंड बिल्कुल अलग है। डेवलपर अलग है, और जो थीम बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, किसके पर्पस के लिए बना रहा है। उनका पर्पस ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि जो थीम मैं बना रहा हूँ वो यूनिवर्सल हो जाए, वो हर कोई यूज करे।
तो वो फीचर वो डालने की कोशिश करता है जो कॉमन सबको चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे मन में कुछ यूनिक ख्याल आ रहे होते हैं, वो यूनिक ख्याल हो सकता है वो डेवलपर के माइंड में ना आए। तो उस केस के अंदर आप जब थीम पर काम करोगे तो आपको वो फीचर हो सकता है ना मिले। तो आपने पहले जो थीम जो यूज कर रहे हो तो उसके अंदर देख लो कि उसमें वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। नहीं, अदरवाइज देखो ये तो सिंपल है। थीम का मतलब है रेडीमेड कपड़ा। ठीक है। जब आप बाहर जाते हो अपने अपने लिए ड्रेस खरीदते हो तो रेडीमेड होती है, वो पहले से डिजाइनर ने बना रखी है। आपको फिट होती है, ठीक है, आप ऑल्टर करा सकते हो, ठीक है, नहीं हो सकती ऑल्टर तो छोड़ दो। और अगर आप खुद ऑल्टर कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं कर पाओगे तो डेवलपर को पकड़ो, उसे बताओ कि भैया ये मेरे को फीचर चाहिए, मुझे इसमें ये चेंजेस चाहिए। सिंपल। तो आपका जो बुटीक वाला क्या करेगा, वो उस चीज को मॉडिफाई कर देगा आपके अकॉर्डिंग, और उस चीज के वो चार्ज कर लेगा, तो सेम है। तो आप जो थीम है और रेडीमेड कपड़े में कोई फर्क नहीं है। और रेडीमेड वाला सस्ता इसलिए होता है, ऐसे थीम सस्ती इसलिए है कि वो बल्क में बन रही है। ऐसे ही जैसे आप बाहर मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाते हो ना, तो वो एक नहीं बनता, वो हजारों में बनता है, इसलिए वो सस्ता होता है। ऐसे ही ये थीम है, एक को नहीं बिकेगी, वो हजारों लोगों को बिकेगी, इसलिए ये थीम सस्ती है, 4-5 हजार में मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई यूनिक वेबसाइट बने तो आपको डेवलपर पकड़ना पड़ेगा, वो आपसे वो उस चीज के वैसे चार्ज कर लेगा यूनिक, जैसे डिजाइनर वाले करते हैं। वो डिजाइनर ड्रेस वाले वो ये एक ही पीस बनाते हैं, वो दूसरा बनाते ही नहीं है। उस चीज का वो चार्ज कर लेते हैं, वो कहते हैं 50,000 रुपए की ड्रेस है, 1 लाख रुपए की ड्रेस है। ऐसे ही डेवलपर है, अपने अपने जो वर्थ है उसकी, जो उसकी टाइम की वैल्यू है और उसका जो एक्सपीरियंस है या एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से वो अपना चार्ज करता है। वो हो सकता है वो 15,000 ले ले, हो सकता है वो 20,000 ले या 25-30 भी ले ले, तो वो डिपेंड करता है। तो ये है कि जब वो काम करेगा वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग करेगा, आप जैसे बोलोगे उसी हिसाब से बना बना के देगा। ठीक है। अदरवाइज ये रहता है कि मतलब जब हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, पैसा भी बचाना है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। हर कोई तो नहीं जाएगा मनीष मल्होत्रा की ड्रेस खरीदने के लिए। तो वो कुछ लोग सरोजनी से भी लेके आएंगे, कुछ लोग चांदनी चौक से खरीद लेंगे, कुछ लोग करोल बाग से लेंगे, और फिर उसके बाद अपने यहाँ पर ऑल्टर करवा के अपना पहन लेंगे। तो ये ऐसे ही है कि जब हमारे पास पैसा कम है, टाइम और इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है इतना, तो हम क्या करेंगे, टीम बनाएंगे, जो जितना हमारे पास एडजस्ट हो रहा है उतना करेंगे, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम उसको डेवलप करा लेंगे। ये तरीका होता है। तो ये चॉइस है कि आपको थीम कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। ये मैंने एडिशनली एक ये थीम मैंने बता दी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। और लिंक मैंने शेयर कर दिया कि इस पे कैसे काम करना है वो। अगर आपको थीम इंस्टॉल करनी है अपने उस पे, तो मैं थीम आपके वाले पे, प्रीति वाले पे डाल दूंगा, तो उसके अंदर यूज करके देख सकते हो। अदरवाइज नहीं, इच्छा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था मेन था आपका वेब, वेब कंसोल, ये मैंडेटरी है। ठीक है। यहाँ पर जब तक सबमिट नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस इंडेक्स हुए, कितने नहीं हुए, और क्या गूगल में लोग क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, नहीं पता चलेगा। दूसरा, गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। और रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे ये गूगल कंसोल है और एनालिटिक्स है, हाँ हाँ। इसको अगर हम प्रैक्टिकल करें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वेबसाइट है ही नहीं। नहीं, वेबसाइट मैंने आपको दी नहीं है। अच्छा, उससे हो जाएगा? हाँ, उससे हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। जैसे मैंने वो लॉगिन दिया है ना, वो बिल्कुल उससे हो जाएगा। एनालिटिक का कोड भी लगा सकते हो, प्लस उसमें सबमिट भी कर सकते हो। ठीक है और जो सर। मेरी बन रही है उसमें हाँ, उसमें भी भी हो सेम जाएगा। सेम है, उसमें भी हो जाएगा। कोई भी अगर आपका
फ्री वर्डप्रेस का ब्लॉग भी है ना, फिर कोई ब्लॉग भी है या फिर कोई और एक ही पेज बना हुआ उस पे भी हो जाएगा। सर वीडियो सेंड कर देना। हाँ वीडियो में शेयर कर दूँ। और कोई डाउट? जाए सर ठीक है जाओ, गुड नाइट। क्लास चलिए का मेरी ठीक है। वही रहेगी ना सैटरडे, कैसे नहीं करनी अभी है? तो अब ये रेगुलर रेगुलर रख लो जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है। और यही टाइम क्या? हाँ हाँ यही टाइम रख लो। मतलब मुश्किल टाइम है। हाँ थोड़ा सा 1 घंटा पहले कर लेंगे, मुश्किल इतनी मुश्किल भी नहीं है, घर पे तो रहते हो अभी, कौन सा नहीं काम। बच्चे तो आते हैं ना, अभी तो नहीं आ रहे थे हफ्ते से, बट अब आएंगे। अब क्यों तो आएंगे? बीच का ही टाइम था। अभी तो एक सर हफ्ते वो तक तो बंद है। तबीयत नहीं ठीक। सर गुड़गांव में थोड़ी ना लॉकडाउन है, लग गया है, न्यूज़ देखो। दिल्ली में लगा है वो तो। गुड़गांव में भी लग गया है। बट बच्चे तो घर के पास ही रहते हैं, वो तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बुलाए थे। रिस्क मत लो तो बच्चों की। तो अब देखती हूँ सर, अगर आएंगे तो फिर वो 1-1:30 का टाइम होगा फ्री। नहीं नहीं वो फिर 1-1:30 बजे वाला थोड़ा सा वो बिल्कुल अलग टाइम हो जाता है, वो बीच का ना इधर का रहता ना उधर का रहता, ये तो इधर रख लो या उधर रख लो, तो ये रेगुलर कर लो अभी। सेम टाइम ही लगेगा। हाँ सेम टाइम ही ठीक है ये ना? टाइम बेस्ट है। क्योंकि ये ये चीज रहती है कि अगर अलग अलग टाइम पे रखोगे ना तो बीच वाला टाइम है ना वो सुस्ती वाला टाइम और अलग होता है, और मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बीच वाला टाइम निकालना, कि अगर कोई काम करते करते अगर मैं बीच में फ्लो में छोड़ देता हूँ फिर वो पेंडिंग ही पड़ा रहता तो अब मेरी 7 बजे रेगुलर ही है। है रेगुलर। चलो फिर रखें, और कोई क्वेश्चन? तो मेरे तो नहीं सर नहीं। चलिए बाय। सर मैं जा रही हूँ। ठीक है ओके। हेलो। हेलो। ठीक। हाँ जी ये बोलिए। कुछ बात करनी थी हाँ जी बोलिए। वेबसाइट के बारे में। हम्म। जैसे बोलिए। मैं अपना होम पेज पे ना थोड़ा करवा रहा हूँ हम्म। काम। हम्म। उसमें जैसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक आता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ। और ये एक आ रहा है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन कंटेंट। हेलो। मैं इसको खोल रहा हूँ वेबसाइट अब। हाँ कहाँ देखना है? यहाँ पे नहीं, एडिटर एडिटर में। कीवर्ड्स ढूंढ ढूंढ के उसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ जाना है मेरे को? नीचे इसमें जाओ आप, क्या कहते हैं, होम होम के एडिटर में। ओके। फ्रंट एंड में ना? होम के एडिटर में यहीं से ओपन करना है? ऊपर, हाँ यहीं से ऊपर, वो सबसे ऊपर है ना, डैशबोर्ड के नीचे लिखा है ना होम। था ना, आया था। ये राइट साइड में आ रहा है, होम लिखा हुआ। होम पेज का एडिटर जो है। एक मिनट एक मिनट। ये हाँ। हम्म। तो इसमें जैसे नीचे ये थोड़ा मैं चेंज किया है इसको ऊपर। ये राइटिंग भी करूंगा मैं। और सबसे नीचे जाइए, सबसे भी नीचे हाँ आ गया सबसे नीचे ये, हाँ आ कॉर्नर गया। स्टोन। अच्छा यहाँ से? हाँ। तो ये हम्म। कॉर्नर स्टोन में जो कंटेंट है, तो इसमें ये कह रहे हैं जैसे ब्लॉग वगैरह जैसे वो लगाया जाता है।
क्या मैं अपने जैसे क्लाइंट से जो जैसे आता मिला है ना अप्रेजल वगैरह, अप्रेजल कह रहा हूँ, वो भी है इसमें। कॉर्नर स्टोन कहाँ दिखा रहे हैं? सबसे नीचे लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट में इसी वाले, हाँ, इसके ऊपर वाला, हाँ ये हाँ। हाँ, तो ये क्या है? ये अभी जो है ना कंटेंट, अभी अभी इस पे तो अभी काम मत करो अभी फिलहाल, अच्छा, क्योंकि ये दोबारा करना पड़ेगा। ओके, हाँ, क्योंकि ये जो आपके प्लगइन है ना, इस हाँ पे काम करोगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जब करोगे ना, तब उस पे काम करना पड़ेगा। होम पेज ऑप्टिमाइजेशन में, हाँ हाँ, एसईओ। अच्छा अच्छा, तो जब तब आएगा आपका। तब उसको करेंगे हैं। हाँ ठीक है, मैं बाकी का कर लेता हूँ। हाँ, तो ठीक। पूरा एक एक वर्ड कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के कर हाँ, रहा हूँ ना, क्योंकि ये दोबारा कोशिश करना कर। पड़ेगा, ये अभी अभी इसको फिर फायदा नहीं है, फिर वो रिपीट करना पड़ेगा एक्टिविटी को। चलो ठीक है, ठीक। मैं फिर ठीक। कीवर्ड करके कर लेता हूँ मैं। ठीक। ठीक है, गुड नाइट ठीक है जी, कल ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। बात करेंगे। बाय।